अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों के यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी हैं। डिमॉर्गन मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम आप किताब में जाके देख लें। तो उनका ये लॉ था। उन्होंने दो स्टेटमेंट्स कही थी। नंबर वन, फर्स्ट स्टेटमेंट कि जब मैं दो सेट का यूनियन लूंगा और फिर उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो जो आंसर आएगा, जो नया सेट आएगा आंसर में, वो बराबर होगा कि मैं पहले ए का यानी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, फिर दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, और फिर उन दोनों सेट को आपस में इंटरसेक्शन कर दूं, यानी कि उनमें से कॉमन वैल्यू निकाल दूं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले दो सेट का इंटरसेक्शन ले लूं और फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लूं, तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का यूनियन, यानी दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर। तो ये दो स्टेटमेंट थी जो मॉर्गन साहब ने कही थी, और उनके नाम से ही फिर डिमॉर्गन्स लॉ बन गया। अब उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि प्रूव या वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, आपको सिर्फ ये लिखा हुआ दिया जाएगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा कौन सी स्टेटमेंट। अगर कोई नहीं स्टेटमेंट बोली गई तो आपको दोनों वहां पर प्रूव करनी होगी। कुछ इस तरह से भी एग्जामिनर एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक प्रूव कर दें और सिमिलरली लिख के दूसरे को भी लिख दें, लेकिन वो चीज मुझे नहीं पसंद, तो मैं कहता हूँ दोनों को आप यहाँ पर प्रूव कर दें। वरना एग्जाम में स्पेसिफिकली आपको बोला जाएगा कि ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करके बताएं। तो वो कोई भी फर्स्ट वाली या सेकंड कोई भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया, कहा है सिर्फ डिमॉर्गन्स लॉ, तो किताब में भी डिमॉर्गन्स लॉ में ये बताया कि दोनों स्टेटमेंट इंक्लूड होती हैं। तो आपको अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो दोनों स्टेटमेंट फिर प्रूव करके बतानी होती है। अब इनको प्रूव कैसे करना है, ऑल दो इस तरह का एक सवाल मैं पीछे करवा चुका हूँ। अब अगर मुझे लेट सपोज फर्स्ट वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है विच इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अगर सवाल आता है, तो सबसे पहले आपने ब्लू मार्कर से प्रूफ की हेडिंग डालनी। मैं एक ही मार्कर इस्तेमाल करूंगा। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद आप वन बाय वन, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो आप पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप होंगे। स्टेप वन कि आपने सबसे पहले यूनियन लेना है ए एंड बी का, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो आपने अब ए यूनियन बी जब लेंगे, ए यूनियन बी लेना है, तो ए आपके पास सेट 1 3 5, यूनियन बी आपके पास 1 2 4 6। जब आपसे बोला जाएगा कि आपने ए यूनियन बी इस तरीके से निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने का तरीका 1 2 3 4 5 6, तमाम के तमाम सेट आप तमाम के तमाम एलिमेंट सेट के प्रॉपर तरीके से अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब स्टेप वन तो आपने निकाल लिया। स्टेप टू में क्या होगा, आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेप टू की। तो स्टेप टू में आपके पास कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो अब यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 से 6 तक, 4 5 एंड 6, माइनस ए यूनियन बी इत्तेफाक से वही आया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सेट आपको ऐसे गिवन है जिसके अंदर आपकी वैल्यू सेम आ रही है। तो जब सब कुछ ही कट रहा है तो पीछे आपके पास नल सेट रह जाएगा। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब पीछे आपकी वैल्यू नल सेट की आएगी। ये आपके पास इस तरीके से लेफ्ट साइड आ गई। अब बजाय यहाँ पर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, आप इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास इटसेल्फ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट थी, वो नल सेट आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड जब आ गई, इसको आप इक्वेशन वन कह दें। और नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ पर आप लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। अब ये ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन से आपने लिखना है। सोल्यूशन वगैरह जिस तरह पीछे मैंने सॉल्व करवाया वैसे आप करेंगे। अगर आपका दिल चाहता है तो आप ब्लू पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये आपकी हेडिंग है या ये अलग से नुमाया हो जाए। प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है।
तो ये जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं स्टेप 1 स्टेप 2, ये ब्लैक पेन से या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, नीचे आपने सोल्यूशन ब्लू पेन से करना है। अब आ जाए इधर, टेक राइट हैंड साइड। आप कहेंगे सिंस राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीन स्टेप मुझे नजर आ रहे हैं। स्टेप 1 मेरे पास यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पर उसी फॉर्मूले से यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखें जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए आपके पास है 1 3 5। एंड में आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बची ए कॉम्प्लीमेंट की 2 4 6, जाहिर है 1 3 5 आपका कैंसिल हो गया, 2 4 6 पीछे रह गया, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आंसर आ गया। सिमिलरली स्टेप 2 पे जल्दी से आ जाएं। स्टेप 2 क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी में जाहिर है वही तरीका, आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से 6 तक है, बी सेट भी गिवन है, जल्दी से इसको लिखें 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट माइनस 1 2 4 और 6, ये आपका बी आ गया सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 2 कैंसिल, 3 4 कैंसिल, 5 6 कैंसिल हो गया, 3 और 5 ये आपके पास सेट के एलिमेंट्स आ गए बी कॉम्प्लीमेंट के। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जब निकाल लिया तो आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आपका 2 4 6 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका 3 5। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये राइट हैंड साइड थी तो इधर मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा, और दूसरी तरफ इक्वल टू के आपको कोई भी वैल्यू कॉमन नजर नहीं आ रही। तो जब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन होगा नहीं, तो नल सेट यहाँ पर आएगा, यानी कि ऐसा सेट जो खाली हो। खाली सेट को आप नल सेट कहते हैं, कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपके पास अब लेफ्ट साइड जिसको इक्वेशन 1 कहा था, ये राइट साइड आ गई जिसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। यहाँ पर आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो आप कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, देयरफॉर आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यही चीज थी। लेफ्ट साइड शुरू में आपने कहा ये है, और सिमिलरली राइट साइड को आपने ये कहा। तो एंड में आपको क्योंकि प्रूव करने को कहा था तो आप नीचे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो आपके पास ये वैल्यू अब प्रूव हो जाती है। ये प्रॉपर तरीका है, आपको कभी भी कोई सवाल दिया जाए जिसमें वेरिफिकेशन मालूम करनी हो या वेरीफाई करना हो, या आपसे बोला जाए शो दैट, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट, इस तरह के जब भी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं वहां पर आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। आप 1 बाय 1 पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और दोनों को बाद में इक्वेशन बना के इक्वेट करते हैं, कहते हैं बराबर आ गया है, जिसकी वजह से आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट थी वो दुरुस्त थी। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास सुबह सूरज जब तुलू होता है, निकलता है, तो उस वक्त आपके अंधेरा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब सूरज निकल जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आपको सुबह उस वक्त उठना पड़ेगा। एक इंसान है जो 11-12 बजे सो के उठता है, वो तो ये बोलेगा नहीं जब मैं सो के उठता हूँ सूरज तो तब निकला हुआ होता है। तो हर चीज को प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत ही एक छोटी सी बेसिक सी एग्जांपल दी है। अगर मैं यहाँ से बल्ब जलाता हूँ या लाइट जलाता हूँ, लाइट आपकी व्हाइट कलर की है, अगर आपने कभी जिंदगी में लाइट इस रूम में देखी ना हो और आपको मैं कहूँ कि ये जब बटन मैं खोलूंगा तो लाइट व्हाइट कलर की जलेगी, और आप मुझसे बहस किए जा रहे हैं कि नहीं रेड कलर की जलनी चाहिए क्योंकि मैंने अपने घर में तो रेड कलर की लाइट लगाई हुई है सब जगह, तो इस चीज को प्रूव करने का तरीका क्या है, एक दफा वो बटन जला के देख लें। तो सिमिलरली कोई भी बात आपको प्रूव करनी होगी तो उसको प्रॉपर वेरीफाई करना होगा, प्रॉपर तरीके से ये जो मेथड आपको सिखाया है इस तरीके से सॉल्व करना होगा, तब जाके आप एंड में कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ जो बात उन्होंने कही थी वो दुरुस्त कही थी,
क्योंकि अब यहाँ पर जब आप ये जितने भी सेट हैं इनको चेंज कर दें, इनकी जगह कोई और सेट आप रख दें, तो आपका ये जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो स्टेटमेंट है कि दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर हैं, ये चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास लॉ कहलाता है। और लॉ अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर 9 क्लास में पढ़ा हो या फिजिक्स के अंदर पढ़ा हो, तो वहां पर आपने ये पढ़ा था, लॉ बनता ही तब है जब उसके एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो जाते हैं, प्रॉपर रिजल्ट्स वो जनरेट करके दिखा देता है और एक्सपेरिमेंटली वो करेक्ट होता है, तो आप उसको लॉ बना देते हैं। अदरवाइज वो लॉ नहीं, थ्योरी होता है। थ्योरी क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकती। जैसे आपके पास आइंस्टाइन थ्योरी है, इट इज नॉट अ लॉ। और भी कोई अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी बताई है, लेकिन आपके जो न्यूटन साहब हैं उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो लॉ में कन्वर्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए, या एवरी रिएक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन, इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉ बन गए, क्यों? क्योंकि थ्योरी प्रूव हो गई थी। तो उसी तरीके से ये लॉ बन गया, आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था डी मॉर्गन्स लॉ का। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने प्रूव करके दिखा दी, आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, जिस तरह से ये पूरे स्टेप्स हुए आपने ये सेकंड स्टेटमेंट भी उसी तरह से करनी है। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन निकलेगा, सेकंड स्टेप में उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से निकलेंगे राइट साइड पे। बस यहाँ पर आपका यूनियन है, आपने भी इंटरसेक्शन किया, तो वहां पर इंटरसेक्शन की जगह थर्ड स्टेप में आप यूनियन ऑफ बोथ सेट निकालेंगे। एंड में आंसर दोनों का सेम आ रहा होगा, दोनों का बराबर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सेकंड वाली स्टेटमेंट प्रूव होगी। और ये सिंपल सा टॉपिक था आपका डी मॉर्गन्स लॉ का। क्लियर है यहाँ तक?